हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के पेपर के लिए, उसका सेट नंबर है 30। और ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2017 में, मिट्टी विभाग का। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्षु। और इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, नेत्र, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि, लोचन और नयन। ये आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से क्या होगा? चक्षु। नीचे लिखे शब्द का विलोम शब्द बताइए। अज्ञान, तो अज्ञान का क्या होगा? ज्ञान। नीचे लिखे मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताएं। फूल झड़ना, तो इसका होगा मधुर वचन बोलना। नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। तो राशियां का क्या होगा? राशि। आगे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। छात्र, तो छात्र का क्या होगा? छात्रगण। देखो भी, छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्रगण। ये छात्राएं मत करना भाई, ये क्या होगा? छात्र का छात्रगण। असंगत ज्ञात करें। तो मस्तिष्क, हाथ, आंख, कान, पैर। तो इनमें से असंगत क्या होगा? ये होगा मस्तिष्क। देखो, आंख, कान, हाथ, इनका संचालन न मस्तिष्क के द्वारा होता। अगर हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो ये आंख, कान, हाथ ये काम नहीं करेंगे। तो अलग क्या हो गया? मस्तिष्क हो गया। असंगत ज्ञात करें। तो असंगत क्या होगा? जूता, चमड़ा, जेवरात, सोना, लोहा, कुल्हाड़ी और मेज, लकड़ी। चमड़े से जूता बनता है, सोने से जेवरात, लकड़ी से मेज बनती है। लकड़ी से मेज बनती है। और कुल्हाड़ी लोहा से बनेगी, न कि लोहा कुल्हाड़ी से। सही बात है, कुल्हाड़ी लोहे से बनेगी ना कि लोहा। ये उल्टे दे रखे हैं तो ये अलग होगा। सापेक्ष नमी की मात्रा जिससे मापते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सापेक्ष नमी की मात्रा किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ये आर्द्रता मापी बोलते हैं इसको। और आर्द्रता हवा में मौजूद नमी या पानी के वाष्प की मात्रा है। 1755 में जोहान हेनरिक लैम्बर्ट ने पहला व्यवहारिक किया था। और हाइग्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जोहान हेनरिक लैम्बर्ट ने हाइग्रोमीटर का आविष्कार किया था। तो सापेक्ष नमी किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। तड़ित डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? चुंबकीय ऊर्जा का उदाहरण है। तड़ित किसका उदाहरण है? चुंबकीय ऊर्जा का। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाले पतली धात्विक तार डैश से बनी होती है। तो किससे बनी होती है? टंगस्टन से। जब प्रकाश डैश से गुजरता है तब यह 7 रंगों के संघटकों में छिन्न भिन्न हो जाता है। तो किस में होता है? प्रिज्म में। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बात यह है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब यह 7 रंगों में बट जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? इसमें 4 ब्लॉक हैं भाई। कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? 4 ब्लॉक हैं। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और यह एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसका अम्लों का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। डैश कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है। तो क्या बनता है? ग्लीसरीन। ग्लीसरीन कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है ग्लीसरीन। किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ओ को। रक्त समूह या रक्त प्रकार रक्त का एक वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। देखो भाई, ये ओ जो ब्लड ग्रुप है ना, वो सार्वभौमिक दाता होता है। ये जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, ये सबको खून दे सकता है भाई,
किसी को भी जैसे खून की जरूरत हो तो ओ नेगेटिव सबको खून दे सकता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो उसकी राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। अशोक की साम्राज्य की राजधानी मतलब अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद वेदांत में विख्यात थे और उनके वेदांतों के आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो देखो भी 1893 में जो आयोजित थी विश्व धर्म महासभा कब थी? 1893 में। कब आयोजित हुई थी? 1893 में। क्या थी? सनातन धर्म विश्व धर्म महासभा। विश्व धर्म महासभा में हिस्सा लिया था। महासभा में विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था और उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म महासभा थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। सरकार द्वारा नया जीएसटी डैश से लागू हुआ था। तो नया जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और ये भी पूछ लेते हैं ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। और कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक ये मूल्यवर्धित कर है। क्या है? एक मूल्यवर्धित कर है। ये भी आ जाता है। ये कैसा कर है? तो ये है मूल्यवर्धित कर, जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर लगाता है। जीएसटी काउंसिलिंग ने 5 प्रकार के कर में दर का निर्धारण किया है। तो ये 5 प्रकार कौन से हैं? 0, 5, 12, 18 और 28। ये क्वेश्चन भी बनता है भाई। 0, 5, 12, 18 और 28। ये याद कर लेना भाई। 0, 5, 12, 18 और 28। भारत में जीएसटी जो कनाडा मॉडल है ना उस पर आधारित है। तो देखो भाई कितने सारे क्वेश्चन बन गए। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और ये भी पूछ लेते हैं जीएसटी एक मूल्यवर्धित कर है, अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से लागू। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और कैसा कर है? मूल्यवर्धित कर है। और एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। और ये जो ये है ना 5 प्रकार के कर की दर का निर्धारण किया है। तो कौन कौन से हैं? 0, 5, 12, 18 और 28। बिल्कुल इजी है भाई। 0, 5, 12, 18 और 28%। और ये किसके मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। देखो 7-8 क्वेश्चन बन गए। द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये भी 15-20 बुक्स हैं, बुक्स के राइटर और बुक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डैश जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो कौन सा? पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये पाक देख के जिसने नहीं पढ़ा वो ये सोचेगा कि ये पाकिस्तान को अलग करता होगा, लेकिन ये पाक जलडमरू मध्य किसको? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? विरोध। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो काले रंग के झंडे दिखाते हैं ना, तो क्या दिखाता है? ये विरोध। प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की एक क्या है? ये है फसल बीमा योजना।
पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो देखो भाई ये कितनी बार आ गया क्वेश्चन, हर पेपर में आता है। तो अकबर और एमू के बीच लड़ी गई थी और 1556 में, 5 नवंबर 1556 अकबर और एमू के बीच लड़ी गई थी। इसमें एमू आ रहा था और मारा गया था। और कब? 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। 14 जनवरी जो हमारा संक्रांत का त्यौहार आता है, तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और एमू के बीच में हुई थी। हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? 42 का है, ये होगा भाई महाभारत में। हरियाणा का महाभारत महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। भाई हरियाणा का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? महाभारत में। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में डैश ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो किसने की थी? पांडवों ने। पांडु पिंडारा में पांडवों ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। गुलाम वंश का की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? कैथल जिले में है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। तो ये पूछे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया की मजार को लेकर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। रजिया की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक जो राजस्थान है वो भी अपना दावा करता है। तो दिल्ली में भी रजिया की कब्र है और कैथल में, अपने हरियाणा में तो कैथल में है ये जो मकबरा है। और राजस्थान का जो टोंक है ना, ये भी दावा करता है कि रजिया की जो कब्र है वो हमारे यहाँ पे है। लेकिन हमारे गुलाम वंश की शासक जो रजिया सुल्तान का मकबरा हमारे यहाँ कहाँ पे है? कैथल में। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था, 4 साल, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना डैश के लिए है? तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। किसके लिए? हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। और 2017 में ये शुरू की थी। क्या, कौन सी योजना? तीर्थ दर्शन योजना। ट्रेन की आवर्ती मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन। ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन है। रघुवंश और कुमार संभव डैश की कृतियां हैं? तो ये किसकी कृतियां हैं? कालिदास की। पंडित नेकीराम को डैश उपनाम प्रदान किया, किसने डैश उपनाम प्रदान किया था? तो देखो भाई हरियाणा केसरी। पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और पंडित नेकीराम केलंगा गांव जो पहले रोहतक में था और अब भिवानी में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और उपनाम क्या है इनका? हरियाणा केसरी। युद्ध चरित्र डैश द्वारा लिखी गई है? तो युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? खुशीराम शर्मा द्वारा। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? खुशीराम शर्मा द्वारा। डैश ने भिवानी से एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश प्रकाशित की थी? तो ये किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब थे पंडित नेकीराम शर्मा, और हरियाणा केसरी के नाम से भी जाने जाते थे, अभी क्वेश्चन आया था। और भिवानी से जो साप्ताहिक संदेश नामक पत्रिका किसने निकाली थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और ये केलंगा गांव में इन्होंने जन्म लिया था, पहले रोहतक में पड़ता था लेकिन अब ये भिवानी में है। तो ये पंडित नेकीराम शर्मा और श्री राम शर्मा में बहुत कन्फ्यूजन हो, तो नेकीराम शर्मा से यूं याद कर लो, भिवानी को धर्मार्थ न्यासों की नगरी माना जाता है क्योंकि वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं। तो नेकी कौन करता है? भिवानी वाले नेकी करते हैं। तो भिवानी से एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश प्रकाशित की थी किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है? तो किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में सबसे कम वन है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच डैश की सीमा बनाती है? तो कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है।
यमुना गंगा की, देखो भाई, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और यह दिल्ली आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ? हरियाणा के बाद में ये दिल्ली और आगरा होती हुई इलाहाबाद में ये गंगा में मिल जाती है। यह यमुनानगर जिले में हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? यमुनानगर जिले से। और फिर ये नदी करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में बहती हुई हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये भी पूछ लेते हैं कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी? हसनपुर से। हसनपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में चली जाती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है। तो इनमें सबसे ज़्यादा कपास, मतलब कपास व्यापार का केंद्र कौन सा है? तो ये है हिसार। हिसार, ये घग्गर एकमात्र नदी बहती है यहाँ पे। और यमुना नदी जो हिसार जिले से होकर जाती, यमुना नहीं भी, घग्गर नदी जाती है। कपास पर आधारित उद्योग है और भिवानी, हिसार, आसी तथा सिरसा मुख्य व्यापारिक केंद्र हैं। तो इनमें से क्या है? हिसार कपास का व्यापार केंद्र है, मतलब ज़्यादा कपास यहाँ होती है। तो यहाँ होती है तो यहाँ पे मंडी में ज़्यादा कपास भी आती है। तो कपास का व्यापार केंद्र हिसार है। हरियाणा राज्य में 4 मंडलों में बटा हुआ है। अब ये 6 मंडल हो गए भाई। कितने हो गए? अब 6 मंडल हो गए। तो ये पूछ रखा है इनमें से कौन सा मंडल नहीं? ये सारे मंडल हैं। अब जो मंडल जो है 6 हैं, तो अब और कौन कौन से बने हैं? फरीदाबाद और करनाल। बाद में कौन कौन से बने हैं? फरीदाबाद और करनाल। और इनकी ट्रिक होगी GHAR, घर, FK। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक और ये फरीदाबाद और करनाल, ये 6 मंडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सी है? ये है भाई मारुति कार निर्माता कंपनी, गुरुग्राम में स्थित है। रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो ये किसका बाजार है? कपड़े का। दूसरा सबसे बड़ा बाजार है तो पहला है भाई पानीपत। पानीपत सबसे बड़ा कपड़े का बाजार है। और दूसरा कौन सा है? रोहतक का शौरी मार्केट। डैश बुनकरों का नगर कहलाता है। तो बुनकरों का नगर क्या कहलाता है? पानीपत को बुनकरों का नगर कहा जाता है। दरी, गलीचे, सेना के लिए कंबल यहीं से जाते हैं, पानीपत से ही। माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा डैश द्वारा की गई थी। तो करनाल की स्थापना किस द्वारा की थी? राजा कर्ण द्वारा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था करनाल को। करनाल पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। इसके बाद वह जींद के राजाओं, मराठों और लाडवा के सिख राजा गुरुदत्त सिंह के अधिकार पर रहा। ये 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो करनाल पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1805 में। और राजा कर्ण के नाम पर ही शहर का नाम करनाल पड़ा है। तो राजा कर्ण ने इसकी स्थापना की थी। डैश जिला छोटी काशी कहलाता है। तो कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? कपिस्थल। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। तो कैथल को मंदिर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण पूछे ना, मंदिरों की अधिकता के कारण भारत की छोटी काशी है भिवानी। और वैसे ये पूछे हरियाणा की छोटी काशी है कैथल। लोहड़ी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है भाई, सबको पता है, संक्रांत से एक दिन पहले। किस नृत्य विद्या को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये डाफ को महिला और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डाफ हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डाफ कहाँ का है? हिमाचल का। हिमाचल का है ये डाफ। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पूछ रखा है भाई। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है थानेसर में और ये कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर स्थित है।
महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन समेत यहाँ भगवान शिव की उपासना की और आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तीर्थ की खासियत यह है कि यहाँ मंदिर व गुरुद्वारा एक ही दीवार से लगते हैं। देखो भाई, मंदिर और गुरुद्वारा, इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर की खास बात क्या है कि इस मंदिर से गुरुद्वारा और मंदिर एक ही दीवार से लगते हैं। तो ये पूछ लेंगे कौन से मंदिर के साथ में गुरुद्वारा है जो एक ही दीवार है मंदिर और गुरुद्वारे की, तो ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये कहाँ है? थानेसर में है, थानेसर कुरुक्षेत्र। मिट्टी के प्रजनन अक्षमता को निर्धारित करने वाले मिट्टी के घटक की पहचान करें। तो ये क्या होगी? अक्षरण। क्या होगा? अक्षरण। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है मिट्टी संबंधी विद्या। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी संबंधी विद्या। इसके अंतर्गत देखो, मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के भौतिक रासायनिक गुण, जैविक गुण और उर्वरता आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन में मिट्टी के बारे में सारी जानकारी ली जाती है और मिट्टी संबंधी विद्या बोला जाता है इसको। निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी वनस्पति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नेमाटोड। नेमाटोड या गोलकृमि अपृष्ठवंशी जलीय, स्थलीय या प्राशर्वीय प्राणी है। ये सुदूर अंटार्कटिक और महासागरों के गर्तों में पाए जाते हैं। तो नेमाटोड है। निम्न जीव में से कौन सा मिट्टी की वनस्पति नहीं है? तो क्या है? नेमाटोड। निम्नलिखित में से कौन सी तरल उर्वरक आवेदन की एक सामान्य विधि है? तरल उर्वरक आवेदन की एक सामान्य विधि है। तो कौन सी है? पत्ते का आवेदन। क्या है? पत्ते का आवेदन। निम्नलिखित के बैंड प्लेसमेंट आर्कर्ड में उर्वरक आवेदन के लिए उपयुक्त है। तो क्या है? हिल प्लेसमेंट। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो ये क्या है? सिंचाई। सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ये है वर्षा। सिंचाई की व्यवस्था जहां पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से की जाती है, इसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टपक। इसे टपक कहा जाता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करने का लाभ नहीं है? श्रम घनिष्ठ। क्या है? श्रम घनिष्ठ। निम्न में से किस रसायन का उपयोग वनों के विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? शाक का। निम्नलिखित जड़ी बूटियों से कौन सा गहरे जड़ें बारहमासी को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्टमिक अर्बासाइंस। सिस्टमिक अर्बासाइंस। ये क्वेश्चन पढ़ लेना भी, ये पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सिस्टमिक अर्बासाइंस आएगा इसका। बरसात के मौसम में डैश फसलें उगाई जाती हैं। तो कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ की फसलें। रबी फसलें डैश सीजन में उगाई जाती हैं। तो रबी फसलें कौन से सीजन में उगाई जाती हैं? सर्दी की सीजन में, अक्टूबर नवंबर में। नवंबर में बोई जाती हैं ये रबी की फसलें। जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाते हैं तो बीज में बिल्कुल अंकुरित नहीं है, वो अंकुरित नहीं होंगे खरीफ के सीजन में। एक विकिरण के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में हवा घूमती उड़ती है। तो इसका क्या होगा? काउंटर की, देखो भाई, काउंटर की घड़ी की दिशा में। एक क्षेत्रीय बैंक को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? संयंत्र बैंक के रूप में। रीजनल रूरल बैंक। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। तो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975
स्थापना हुई थी भाई इसकी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। रीजनल रूरल बैंक भी बोल देंगे इसको। XC2 जर्मन प्लाज्मा संरक्षण डैश तरीके से हासिल किया जाता है? तो किससे? 2 तरीके से हासिल किया जाता है। सोनालिका और कल्याण। सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी डैश किस्में हैं? तो किसकी किस्म है ये है गेहूं की। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? गेहूं की। डैश सूट फॉर्मेशन को प्रेरित करता है? तो किसको प्रेरित करता है? साइटोकिनिन को। शूट फॉर्मेशन किसको प्रेरित करता है? साइटोकिनिन को। निम्न में से कौन से कार्य पौधों के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करता है? तो क्या? टिलिंग। निम्न में से कौन सा औजार मैनुअल रूप से खींचा गया है? तो कौन सा औजार? ब्रश कटर। एक अरंडी शेलर का क्या उपयोग है? एक अरंडी शेलर का क्या उपयोग है? तो क्या उपयोग है? यह खोल और साफ अरंडी फली में मदद करता है। यह खोल और साफ अरंडी फली में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण ट्रैक्टर से खींचा जाता है? तो क्या खींचा जाता है ट्रैक्टर से? कैस्टर शेलर। क्या? कैस्टर शेलर। निम्न शब्दों का मिलान करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। तो देखो भाई, सही विकल्प को चिन्हित करें। इसका आएगा घोड़े का संबंध बारिश के बाद मृदा की परत को तोड़ने के लिए। सही विकल्प को चिन्हित करें। तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा ये इसका आंसर आएगा भाई ये। एक बार आपको मिला के बता देती हूँ। ए का है तीसरा, हेंगा का होगा बारिश के बाद मृदा की परत को तोड़ने के लिए। बी का होगा चौथा, हल टीलिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? टीलिंग करने के लिए। घोड़े का असंबंध है रस्सी की मदद से अन्य औजारों को सुरक्षित करने के लिए। तो अब ये क्या बच गया? मलोट। ये आएगा बादलों को तोड़ने के लिए। क्या है? मलोट क्या है? बादलों को तोड़ने के लिए। तो ये इसके अभी देख लेना, फिर समझ में आएंगे, ऐसे एकदम से समझ में नहीं आएंगे। पक्षियों में मलमूत्र का किण्वन फर्मेंटेशन तो कैसे होता है? बहुत जल्दी से आता है। फर्मेंटेशन बहुत जल्दी से आता है। कार्बनिक ऑर्गेनिक भोजन क्या है? कार्बनिक ऑर्गेनिक भोजन क्या है? तो ये क्या है? रासायनिक सहायता के बिना उगाया या उत्पादन किया हुआ भोजन। रासायनिक सहायता के बिना उगाया या उत्पादन किया हुआ भोजन ऑर्गेनिक भोजन है। क्या है? ऑर्गेनिक भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद भारी कार्बनिक खाद समूह से संबंधित नहीं है? तो खेत के पास का घेरा। क्या है? खेत के पास का घेरा। खाद डालने की विधि की पहचान करें जिसमें भेड़ बकरी की मल और मूत्र मिट्टी के साथ बहुत गहराई तक मिलाया जाता है। तो इसका क्या होगा? भेड़ पेनिंग। क्या होगा? भेड़ पेनिंग। निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। तो इसमें देखो भाई क्या होगा? ओटना होगा यूरिया। ओटना क्या होगा? यूरिया। अच्छा, रासायनिक क्या होगा? जिप्सम। रासायनिक क्या होगा? जिप्सम। और गैर खाद्य तेल केक क्या होगा? नीम। गैर खाद्य तेल केक क्या होगा? नीम। और कुक्कुट खाद उच्च नाइट्रोजन। कुक्कुट खाद क्या होगा? उच्च नाइट्रोजन। तो एक दो बार पढ़ लेना भाई, इनमें से एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। बागवानी को संदर्भित करता है। बागवानी को संदर्भित करता है तो क्या संदर्भित करता है? फलों और सब्जियों की उपज।
क्या? फलों और सब्जियों की उपज। लैटिन शब्द हार्ट्स का क्या अर्थ है? तो लैटिन शब्द हार्ट्स का क्या अर्थ है? बगीचा। फ्लोरस शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्लोरस शब्द का क्या अर्थ है? फूल। भारत में गर्म हिस्सों में डैश को मूल की छटाई के विकल्प के रूप में माना जाता है। तो भारत के गर्म हिस्सों में डैश को मूल की छटाई के विकल्प के रूप में माना जाता है। तो वो क्या होगा? शीतकालीन ईविंटरिंग। ईविंटरिंग क्या है ये? भारत के गर्म हिस्सों में ईविंटरिंग को मूल की छटाई के विकल्प के रूप में माना जाता है। तो शीतकालीन या ईविंटरिंग। APEDA अपेडा का पूरा रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो इसका होगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या होगा अपेडा की फुल फॉर्म? एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।